हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। अब हम जो इम्यूनोलॉजी की हमारी सीरीज़ चल रही है उसी में एक वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है एडजुवेंट। ठीक है, अब एडजुवेंट जो वर्ड है ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको कहते हैं एडजुवेट, है ना, मतलब टू हेल्प, जिसका जेन्युइन मतलब होता है किसी की मदद करना। एडजुवेंट एक्चुअली कुछ नहीं है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको जब किसी एंटीजन के साथ या इम्यूनोजन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये एंटीजन की एंटीजेनिसिटी या इम्यूनोजन की इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाते हैं। अर्थात कि ऐसे हेट्रोजेनस कंपाउंड हैं जो कि किसी एंटीजन का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की पावर, उस एंटीजन की एंटीबॉडी बनवाने की पावर, एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, है ना। एडजुवेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जब किसी भी एंटीजन में ऐड कर दिया जाता है तो उस एंटीजन की एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता या एंटीबॉडी से रिएक्ट करने की क्षमता, अगर वो इम्यूनोजन है तो उसकी एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता बढ़ा देगा एडजुवेंट, और अगर वो सिर्फ एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करने की क्षमता को एडजुवेंट बढ़ा देगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एंटीजन जो है वो फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि एंटीबॉडी के साथ में रिएक्ट करता है। एंटीजन को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एंटीबॉडी बॉडी में बनी है या बॉडी में बाहर से सप्लाई करी गई है ना। लेकिन इम्यूनोजन वो एंटीजन है जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता रखता है ना, जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवा सकता है उसको इम्यूनोजन कहते हैं। तो एडजुवेंट वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम अगर किसी एंटीजन के साथ मिक्स करेंगे तो वो एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी को या कॉम्प्लेक्स बनाने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा, और अगर उसको किसी इम्यूनोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो वो इम्यूनोजन की एंटीबॉडी बनवाने की जो क्षमता है बॉडी में, इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करने की जो क्षमता है उसे बढ़ा देगा, है ना। इसका काफ़ी सारे इसके ऊपर स्टडी भी की गई और रिसर्चेज भी करी गई, तो उसमें ये देखा गया कि जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, यदि उसको अकेले हम इन्फ्लुएंजा के एंटीजन को डाइल्यूट करके उसके इम्यूनोजन को इंसर्ट करेंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो होगा किसी भी इंडिविजुअल में वो कम मात्रा में होगा, और अगर हम इन्फ्लुएंजा के इम्यूनोजन या एंटीजन में एडजुवेंट डाल देंगे तो जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन्फ्लुएंजा के वायरस के अगेंस्ट होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा। इसमें माइस में भी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जब बेसल सीरम एल्ब्यूमिन को अकेले किसी की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी काउंट लो होता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई एडजुवेंट मिला दिया जाए, प्राय सबसे अच्छे एडजुवेंट में से एक माना जाता है एलम यानी फिटकरी, उसको अगर मिला दिया जाए तो उसको मिलाने से जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एलम, अल्कलाइन सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सब अच्छे एडजुवेंट हैं। अगर इनमें से किसी को भी किसी एंटीजन के साथ में मिक्स किया जाएगा तो बॉडी में जो एंटीबॉडी बन रही होगी उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। किसी भी एंटीजन के साथ जब हम एडजुवेंट को मिलाकर वैक्सीन के रूप में बॉडी में डालेंगे तो बॉडी की जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है वो काफ़ी गुना बेहतर हो जाएगी। मेनली ये कंसेप्ट वैक्सीनेशन में यूज़ होता है, क्योंकि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन डाइल्यूट फॉर्म है इम्यूनोजन का। मोर करेक्टली हम एंटीजन नहीं उसे इम्यूनोजन ही बोलेंगे, क्योंकि वैक्सीन में वो मटेरियल या वो कहना चाहिए पैथोजन का जो पैथोजेनिक पार्ट होता है उसे हटाकर जो उसका बाकी का पार्ट है वो डाइल्यूट करके डाला जाता है बॉडी में, ताकि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स प्रमोट हो, प्रवोक हो और उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का वो निर्माण करे। तो अगर इस एंटीजन को खाली डाला जाएगा तो कम मात्रा में एंटीबॉडी बनेगी, और इसे अगर एडजुवेंट के साथ मिला के डाला जाएगा तो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा, है ना। कॉमनली जो एडजुवेंट यूज़ होते हैं उसमें इनसॉल्युबल एलम सॉल्ट होता है, बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, सिंथेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है।
एडजुवेंट मेनली दो तरह के होते हैं, फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट और फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट, है ना। फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट ये जनरल जो एडजुवेंट के टाइप है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेनली दो पार्ट में हम एडजुवेंट मतलब दो मेजर तरह के एडजुवेंट और देखे जा सकते हैं। एक फ्रेंड्स इसको कंप्लीट एडजुवेंट बोलते हैं और एक को फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट बोलते हैं। जो कंप्लीट एडजुवेंट होता है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन है, जिसमें एंटीजन एक्वस फेस में होता है और सस्पेंशन होता है किल्ड बैक्टीरिया का, ट्यूबरकुलाई का जो सस्पेंशन है वो यूज़ किया जाता है ऑयली फेस में। जो दूसरा वाला फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट होता वो भी वाटर इन ऑयल इमल्शन ही है और जिसमें एंटीजन एक्वस फेस में होता है और खाली इसके अंदर जो सस्पेंशन है किल्ड बैक्टीरिया का वो एब्सेंट होता है, ठीक है। डायरेक्टली एंटीजन इसमें एक्वस फेस में डालकर और डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जो कंप्लीट वाला होता है उसमें एंटीजन एक्वस फेस में होता है और उसको मिक्स किया जाता है सस्पेंशन ऑफ किल्ड बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया के साथ एज एडजुवेंट उसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर खाली एंटीजन होता है और दोनों ही वाटर एंड ऑयल इमल्शन होते हैं, है ना। इमल्शन आप फैट में पढ़े होंगे, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर इमल्शन, दोनों ही वाटर इन ऑयल इमल्शन होते हैं। एक में ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है और एक में नहीं किया जाता। अब मैकेनिज्म ऑफ एडजुवेंट एक्शन यदि हम देखें तो ये बताता है कि एडजुवेंट ऐसा क्या करता है जिससे कि वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो सबसे पहला इसमें आता है डिपोट इफेक्ट। डिपोट इफेक्ट का मतलब है कि नॉर्मली क्या होता है, जब हमें कहीं लगती है या हमें कहीं इंजरी होती है तो एंटीजन में एक टेंडेंसी होती है कि उस जगह से वो एस्केप करेगा। लेकिन अगर एंटीजन मतलब मान लीजिए हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, यदि हम खाली एंटीजन इंजेक्ट करते हैं तो वो एंटीजन जो है हमारा वो इतनी प्रॉपरली अकेला इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर पाएगा। लेकिन या मान लीजिए कहीं इंजरी हुई और मतलब एंटीजन यदि अकेला है तो वो उस जगह से भागेगा, लेकिन एडजुवेंट जो है वो एंटीजन को इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बांध कर रखता है ना। मतलब उसको उस जगह पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन की जगह पर होल्ड करके रखता है। जितना ज़्यादा एंटीजन का एपीसी से संपर्क होगा उतना अच्छा एंटीजन की एंगल्फिंग होगी एपीसी द्वारा, फिर एपीसी उसे अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करेगा एमएचसी के साथ, फिर टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन होगा, फिर टी एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल या तो टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट करके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चलाएगा या फिर बी सेल को एक्टिवेट करके ह्यूमरल इम्यूनिटी चलाएगा। लेकिन ये सब होने के लिए ये आवश्यक है कि एंटीजन जो है वो इस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन की साइट पर रहे, इन्फेक्शन की साइट पे रहे और एपीसी द्वारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा अच्छे से एंगल्फ हो। तो अकेला यदि एंटीजन है तो वो इतनी ज़्यादा देर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन की साइट है वहाँ नहीं रहेगा। लेकिन अगर एंटीजन एडजुवेंट के साथ मिलाकर डाला जाता है तो वो इस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन की साइट पे रहेगा और अच्छा पावरफुल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जितना अकेला एंटीजन नहीं कर पाएगा वो एडजुवेंट हेल्प करेगा एंटीजन की अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एडजुवेंट एंटीजन के साथ इंसर्ट किया जाएगा तो वो मैक्रोफेज को भी एक्टिवेट करेगा और मैक्रोफेज जो है उसकी फेगोसाइटोसिस की पावर बढ़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्रोफेज की एक मेन प्रॉपर्टी होती है फेगोसाइटोसिस। तो मैक्रोफेज की फेगोसाइटोटिक पावर को एडजुवेंट बढ़ाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस करेंगे, एंगल्फिंग करेंगे और जितना अच्छा मैक्रोफेज एंगल्फिंग करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे, उतनी ही अच्छी मात्रा में इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा जनरेट हो पाएगा, उतनी ही अच्छे से एंटीजन प्रेजेंटेशन हो पाएगी और कॉन्सिक्यूटिवली टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होंगे, क्योंकि मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी के सबसे सक्षम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ठीक है, मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगे तभी टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो पाएंगे, तभी सी सेल एक्टिवेट हो पाएंगे या बी सेल एक्टिवेट हो पाएंगे। तो मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन एक मैंडेटरी स्टेप है। देन लिम्फोसाइट्स भी जितना अच्छे से एडजुवेंट एक्टिवेट कर पाएगा मैक्रोफेज को, उतनी ही अच्छे से मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटेशन करेगा। जितनी अच्छे से मैक्रोफेज एंटीजन
प्रेजेंटेशन करेगा उतने ही सक्षम तरीके से वो टी और बी सेल को एक्टिवेट कर पाएगा। और अगर टी हेल्पर सेल अच्छे से एक्टिवेट होगा तभी एक सक्षम इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेशन होगा। देन उसके अलावा एंटी ट्यूमर सेल्स ज़्यादातर जो एडजुवेंट हैं वो साइटोटॉक्सिक एक्शन रखते हैं, और अगर एडजुवेंट जुड़ा हुआ है एंटीजन के साथ और बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है तो वो मैक्रोफेज को अफेक्ट करेगा कि मैक्रोफेज जो ट्यूमर सेल्स डेवलप हो रहे बॉडी में उनको डायरेक्टली ख़त्म कर दे और ट्यूमर एंटीजन्स को का नाश कर दे। तो जो एडजुवेंट होते हैं उसका ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट भी एक्शन होता है, और को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स को भी एडजुवेंट जो है वो स्टिमुलेट करता है। जितने भी को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी, जैसे कि अगर आपने टी सेल और बी सेल के एक्टिवेशन वीडियोस देखे होंगे टी सेल का, तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे एंटीजन है जो एक्सप्रेस होता है एपीसी के सरफेस पे, तो एंटीजन अकेला नहीं होता, वो एमएससी के साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सतह पर एक्सप्रेस होता है, और सामने से उसका संपर्क होता है टी हेल्पर सेल्स से, जहाँ पर एंटीजन को पहचानने के लिए TCR CD3 कॉम्प्लेक्स होता है, और वो एंटीजन को पहचान कर कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन टी हेल्पर सेल एंटीजन को केवल तभी पहचानेगा जब एंटीजन MHC के साथ में प्रेजेंट होगा। अगर एंटीजन अकेला बिना MHC के प्रेजेंट होगा तो टी हेल्पर सेल उसे नहीं पहचानेगा। तो टी सेल के ऊपर मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि CD4 मार्कर है जो MHC क्लास सेकंड को पहचानेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा MHC क्लास सेकंड के साथ, जिसके साथ ही TCR CD3 और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनेगा और टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है MSC क्लास सेकंड और CD4 मार्कर के बीच में, ये दोनों MSC क्लास सेकंड और CD4 को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल हैं। यदि आप एक्टिवेशंस के वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब एंटीजन और TCR CD3 का स्ट्रॉन्ग और अच्छा इंटरैक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक टी सेल पर उपस्थित को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर उपस्थित को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ अच्छे से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यदि ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल जैसे कि टी सेल पर CD4 है और APC पर MSC क्लास सेकंड है, ऐसे कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्टिवेशन वाले वीडियो में आपको दिखेगा। तो जब तक ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स अच्छे से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेंगे तब तक अच्छे से इसका भी जो TCR CD3 का एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स है वो भी अच्छे से एक्टिवेट या अच्छे से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा और कॉन्सिक्यूटिवली टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा। तो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल के इंटरैक्शन को बढ़ाने में एडजुवेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एडजुवेंट जितना आप एंटीजन के साथ मिक्स करके डालोगे उतना वो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल के इंटरैक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कॉमनली कौन कौन से एडजुवेंट क्या क्या एक्शन रखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट एडजुवेंट ये डिपोट इफेक्ट शो करता है, जो ऊपर मैंने आपको समझाया, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। लिम्फोसाइट स्टिमुलेशन में इसका रोल नहीं है, लेकिन ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल को इन्हेंस करता है, मतलब उनकी बॉन्डिंग को इन्हेंस करता है, जिससे कि अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सेम यही चीज़ फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट के साथ भी है। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी ये करते हैं फ्रेंड्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का वो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करते हैं कि नहीं, ये नोन नहीं है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का भी नोन नहीं है कि वो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करता है कि नहीं, और वो डिपोट इफेक्ट भी नहीं शो करता, लेकिन वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है और लिम्फोसाइट का स्टिमुलेशन वो सिर्फ मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो ट्यूबरकुलोसिस है वो केवल मैक्रोफेज एक्टिवेशन करता है। यानी ये बता रहा है कौन सा एडजुवेंट कौन सा पर्टिकुलर मैकेनिज्म से इम्यून रिस्पांस को बेहतर करता है। जैसे बोटेला प्रोट्यूसिस, ये क्या करता है, ये लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है ना। बैक्टीरिया भी जो है उसको भी अगर मिक्स करें एज एन एडजुवेंट तो वो लिम्फोसाइट फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, और सिंथेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन को, लिम्फोसाइट के एक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। सो अलग अलग एडजुवेंट अलग अलग मोड से काम करेगा, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही होगा, टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये था एडजुवेंट, छोटा सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।